मी डॉक्टर भागवत किशनराव कराड राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्षी शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन. Namaskar, hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV, your MP, with your host Kriti Mishra. And joining us today is a very special guest, Minister of State for Finance, Dr. Bhagwat Karad, who represents the state of Maharashtra in the upper house of parliament. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Thank you very much madam. Sir, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राजनीतिक पारी की. हमें पता है कि आप बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर हैं. You specialize in pediatrics. सर, किस तरह से शुरुआत हुई आपकी राजनीतिक पारी की? मैं महाराष्ट्र में से संभाजी नगर मराठा क्षेत्र से आता हूँ और एक ग्रामीण भाग से आता हूँ. उसी वक्त ये 1980 की बात है. उसी वक्त पीडियाट्रिक सर्जरी उस एरिया में पता नहीं था. अगर बच्चा पैदा होने के बाद उसको अगर कुछ कंजेनिटल अनोमली हो तो वो ज़िंदा नहीं रहता था. जैसा उसका ऑपरेशन मुंबई जाके करना पड़ता था. तो मैं उसी टाइम सोचा MS होने के बाद अगर मैं MCH पीडियाट्रिक सर्जरी करूं तो यहाँ को बच्चों को जीवदान मिलेगा. तो मैं मुंबई KM हॉस्पिटल में जाके MCH पीडियाट्रिक सर्जरी किया. और MCH पीडियाट्रिक सर्जरी करने के बाद मुझे तो मुंबई में और प्रदेश में ऑफ़र थी, लेकिन मैं सोचा मैं जिस सॉइल से आया हूँ उस सॉइल में जाके काम करना चाहिए, उधर के लोगों को मदद मिलना चाहिए. मैं संभाजी नगर वापस गया, वहाँ मेरी प्रैक्टिस चालू किया और उस क्षेत्र में 16 डिस्ट्रिक्ट में कोई डॉक्टर नहीं था, मिडिल पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र. तो मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी करने के बाद मैं इवन पासिंग माय एग्ज़ाम मैं ऑपरेशन करना चालू किया. और छोटे छोटे बच्चों जो न्यूनेट बोलते हैं, कुछ दिन के बच्चे, कुछ घंटे के बच्चे, उनका भी मैं ऑपरेशन करता था और बहुत सारी लोगों को राहत मिलती थी. ऐसा एक मैं उस एरिया का रिनाउन पीडियाट्रिक सर्जन यानी सुपर स्पेशलिस्ट था. और ये होने के बाद मैं सोशल आई एम कमिंग फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली, आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेरी पुअर फैमिली. सो मैं सोचा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलना चाहिए, तो सोशल वर्क करना चाहिए. तो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग कैंप्स, फ्री सर्जिकल कैंप्स, फ्री डायग्नोस्टिक कैंप्स. तो उसी में डॉक्टर लायन शरद कुमार दीक्षित जो अमेरिका से आते थे, फ्री सर्जिकल कैंप भी लेते थे, उनको मैं ज्वाइन किया. और वो करते करते इन स्पाइट ऑफ माय बिजी हॉस्पिटल महीनों में उनके साथ फ्री ऑपरेशन करता था और करता था. तो ये करते समय मैं सोचा कि अगर ये मैं फ्री ऑपरेशन करता हूँ, एक मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं हर क्षेत्र में काम करे तो मुझे लगा कि ये प्रैक्टिस के साथ हम कॉरपोरेशन के इलेक्शन खड़े रहे और कॉरपोरेशन में लोगों को अगर जन समुदाय को मदद करते हैं. तो मैंने कॉरपोरेशन 1995 में ज्वाइन किया. कॉरपोरेशन चुनाव लड़ा, मैं उसी वक्त चुन के आ गया. बाद में उसी वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र गोपीनाथ जी मुंडे थे. तो वी आर फ्रॉम द सेम एरिया. तो उन्होंने मुझे पूछा कि बहन भाजपा में अगर तुम और अच्छा काम कर सकते हैं तो मैं भाजपा ज्वाइन करके, क्योंकि मैं पहला इलेक्शन इंडिपेंडेंट बोल के चुनाव लड़ा था, 1995 की बात है. तो मैंने भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा ज्वाइन करने के बाद मैं 1997 में डिप्टी मेयर बना. 1999 में मैं मेयर बना. 2005 में 6 में मैं वापस मेयर बना. तो उसी वक्त वो जगह जो थी, जो संभाजी नगर की MLA या MP, शिवसेना का अलायंस होने की वजह से शिवसेना को जगह मिली थी. और इसीलिए मैं हमेशा पॉलिटिकल काम करता रहा. और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मैं वार्ड अध्यक्ष से लेके शहर का सरचिटनीस हो यानी जनरल सेक्रेटरी हो, शहर का अध्यक्ष हो, बाद में स्टेट लेवल के सेक्रेटरी
स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, ओबीसी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष, ऐसा बहुत सारे संगठन में भी सालों से 25 साल तो मैंने काम किया। सर मैं आपकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करूं उससे पहले जानना चाहूँगी, अ डॉक्टर एट हार्ट इज़ ऑलवेज अ डॉक्टर। एज अ डॉक्टर आपकी लाइफ का वो सबसे इम्पोर्टेंट क्षण कौन सा रहा? मैं बहुत सारे क्षण बताना चाहता हूँ जिसमें मुझे एज ए डॉक्टर आनंद मिलता था। सबसे अगर ज़्यादा बताऊँ तो कभी कभी माँ गोद में अपने बच्चों को लेकर आती थी, बच्चा रोता था और माँ उसको कुछ नहीं कर सकती थी। उतना ही नहीं तो बच्चा अगर डेड बेड पे है, डेथ बेड पे है, ऐसा बहुत सारा श्वास लेने को तकलीफ है, काम नहीं कुछ कर सकता, श्वास नहीं ले सकता था, उसके माँ बाप देखते थे कि बच्चा जिंदा रहेगा या बचेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए जिसमें माँ और उनके पिताजी, बच्चे के पिताजी लेकर आए। मैं जब देखा तो समझ सकता था उसको क्या हो गया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे। फॉरेन बॉडी इन ब्रोंकाइटिस एक डायग्नोसिस है, यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फॉरेन बॉडी अटक जाती है, बच्चों को श्वास नहीं ले सकता, और कुछ अगर ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिली तो कुछ क्षण में बच्चा मर जाता था। तो ऐसे विदिन फ्यू मिनट्स अगर ऑपरेशन हो गया तो बच्चा जिंदा हो सकता था। तो ऐसे बहुत टाइम बच्चों को जीवदान मेरे हाथ से मिला है। ऑपरेशन करने के बाद उसको ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। सर एज अ पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एक जो मुझे वाकया याद है वो शायद इंडिगो फ्लाइट का था। आप यू स्टेप्ड अप टू द नीड ऑफ द आवर और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी शायद उसको ट्वीट किया था। क्या हुआ था प्लेन में, हमें पूरी बात बताएं। दिल्ली से मुंबई जा रहा था, उसी वक्त रात को 2 बजे थे और देयर वाज अनाउंसमेंट फ्रॉम एयर होस्टेस दैट इज देयर एनी मेडिकल डॉक्टर ऑन द बोर्ड, मेनी मेडिकल डॉक्टर प्लीज़। तो आई गॉट अप फ्रॉम द स्लीप और मैं बोला यस आई एम मेडिकल डॉक्टर। शी सेड somebody is lying there sir, he is not responding, please see what happened. So I immediately went there and I saw that somebody was lying in front of the bathroom. So I saw तो उसका पल्स भी नहीं लग रहा था, he was pulseless, he was sweating. I thought being a doctor he is in hypotension. तो immediate मैं उसको पाँव ऊपर किया, लोगों की मदद लिया और उसी का जो टी शर्ट था ऊपर करके उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन दिया और थोड़ा कार्डियक मसाज दिया, यानी हार्ट पे प्रेस किया। तो उसका पल्स जो नहीं था तो पल्स विदिन 2 to 3 मिनट में पल्स आ गया। तो मैं पल्स देखा तो पल्स आया था, मैं बोला ये बच गया, लेकिन ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो आई थॉट ही मे बी हैविंग डायबिटीज़। तो उसको मैं एयर होस्टेस को मंगा के ग्लूकोज का वाटर थोड़ा थोड़ा पिलाया उसको। देन आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ही बिकम कॉन्शियस। तो हम उठा के उसको सीट पे लौटा दिया और उसका थोड़ा मसाज करने के बाद कीपिंग लेग्स रेज्ड उसका बीपी नॉर्मल हो गया, रिस्पिरेशन आ गया। बाद में उसके साथ जो रिलेटिव थे उनको लेके मैं हॉस्पिटल भेज दिया एंड देन आई स्लेप्ट। बट नेक्स्ट डे द CEO ऑफ द इंडिगो हैज़ ट्वीटेड और ट्वीट करा कि थैंक्स डॉक्टर कराड, ही हैज़ सेव्ड लाइफ ऑफ वन पैसेंजर was traveling in the air. एंड माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो ट्वीट को रीट्वीट किया और मुझे वो रीट्वीट होने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है और आई एम थैंक्स फॉर द ऑनरेबल माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर ये तो बात रही आपकी लाइफ जर्नी के बारे में एज अ डॉक्टर। लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफ एज अ पार्लियामेंटेरियन एंड देन ऑफ कोर्स वील टॉक अबाउट योर मिनिस्ट्रियल पोजीशन एज वेल। डू यू रिमेंबर द डे when you entered the upper house of parliament and how was the experience? जैसे मैं पहले बोल दिया कि मैं छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद से आता हूँ और वो हमेशा जगह शिवसेना अलायंस होने की वजह से उनको मिलती थी, हमें लड़ने को चांस नहीं मिलता था। लेकिन मैं हमारे उसी टाइम के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और उसी टाइम के चीफ मिनिस्टर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बार रात को 12 बजे उनका फ़ोन आ गया कि आपको आपका बायोडाटा चाहिए, हमें सेंटर को भेजना है। तो मैंने बायोडाटा भेज दिया और बायोडाटा भेजने के बाद शायद यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा होगा दिल्ली में और वो यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वापस उनका फ़ोन आ गया कि योर बायोडाटा इज सिलेक्टेड एंड यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन और फॉर्म फॉर द राज्यसभा। So that was very happiest
पीरियड और हैप्पीएस्ट टाइम इन माय लाइफ। सर, एज अ मेंबर पार्लियामेंट आपने कौन कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज उठाए अपने स्टेट के लोगों के, जो जनता के मुद्दे हैं, वो कौन कौन से मुद्दे उठाए आपने एज मेंबर ऑफ द अपर हाउस? एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रात को 9:30 बजे वेबसाइट पे उनकी जो राज्यसभा के कामकाज आता में आता था, तो हर दिन मैं देखता था कि क्वेश्चंस कल कौन से रहेंगे और कल क्वेश्चंस में हमारा कौन सा हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक 2-3 क्वेश्चन मैं हर दिन करके आता था और 12 बजे के पहले जो आपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डालना है वो भी मैं डालता था, स्पेशल मेंशन भी डालता था। तो उसी में मैं कोशिश करता था और मुझे याद है कि हफ्ते में कम से कम 3-4 बार मुझे बोलने को संधि मिलती थी, लेकिन कभी कभी तो मैं एक इसमें 2-2 बार में बात कर सका। और एक बार एबॉर्शन के बारे में एमटीपी एक्ट 1976 के बारे में भी मुझे वो बिल सभागृह में ये करने का चांस मिला है। तो ऐसे उस टाइम बहुत ही एक्टिवली मैं काम करता था और अभी भी जो कुछ पॉसिबल है उतना रात दिन में काम करता हूँ। डॉक्टर भागवत कराड़ जी। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा एक क्वेश्चन है। अभी सेकंड स्टेज ऑफ वैक्सीनेशन चल रहा है, 60 और 45 प्लस मॉर्बिड पेशेंट को वैक्सीन दे रहे हैं। महाराष्ट्र में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इन महाराष्ट्र स्टेट में वो वैक्सीनेशन ज़्यादा बढ़ाने के लिए मांग किया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, तो वो सरसकट आप परमिशन दे देना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्या धन्यवाद। वर्ल्ड फेमस Ellora and Ajanta caves in Aurangabad, near Aurangabad. Right. Is there any plan of the government to connect this with Thailand and Japan for the Buddhist tourism? That's my question. मंत्री आवास योजना की रफ्तार बढ़ाने के लिए You have gone to other और question, लाभार्थियों को other आसानी one. से Yeah, राशि not noticed. मिले, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि पंतप्रधान आवास योजना स्पीड नहीं ले रही है, आवास बनना चाहिए। सर, जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 में आरंभ हुई थी, उस समय टारगेट था कुछ 1 करोड़ आवास बनाने का। ये सब्सिक्वेंटली रिवाइज हुई डिमांड असेसमेंट, अब टारगेट है 1 करोड़ 12 लाख। मराठवाड़ा महाराष्ट्र में से बैकवर्ड रीजन है और इस रीजन में मंत्री महोदय ने इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का किया है मनमाड़ से नांदेड़ तक, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन है सर, मनमाड़ से परभनी जो 225 किलोमीटर है उसका डबलीकरण कब हो जाएगा सर? औरंगाबाद शहर में पिट लाइन रिकमेंड हो चुकी है साउथ सेंट्रल रेलवे से, ये पिट लाइन और बहुत सारे सर्वे हो चुके हैं। औरंगाबाद से 40 गाँव, औरंगाबाद से बीड़ और औरंगाबाद से पुणे, तो इसका कब तक चालू हो जाएगा काम से? जैसे मैं सेकंड मंत्री जी से क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और विदर्भ में वाटर टेबल नीचे जा रहा है और किसानों का पैदावार पे असर हो रहा है और वहाँ सूखों की जैसी परिस्थिति हो रही है। मेरा मंत्री से क्वेश्चन है कि मराठवाड़ा और विदर्भ में जैसी परिस्थिति है, ऐसे देश के कौन कौन से प्रदेश में है और इन सब से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है? And sir, before we wrap up this conversation, chalte chalte, as a member parliament, as a member of council of ministers, as a public representative, going ahead, what are your priorities? मुझे अभी भी याद है जब मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिलने गया था, उसी वक्त उन्होंने 3 सेंटेंस में मुझे एडवाइस किया था कि यू हैव गॉट टेक्निकल पोर्टफोलियो, you have to work on financial literacy, financial inclusion and digital transactions. वो 3 लाइंस मेरे सिर में, मेरे ब्रेन में अभी तक है और वो 3 सेंटेंस लेके मैं इस भारत देश में 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जाके हर जगह स्टेट लेवल बैंक कमेटी का मीटिंग हो और बैंकों के साथ कन्वर्सेशन हो और हर एक स्कीम का मैं फॉलोअप लेता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, मुद्रा स्कीम हो, उसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिससे से गरीब लोगों को और सबसे नीचे डाउन टोडन लोगों को मदद मिल सकती है। इसीलिए मैं रात दिन काम करता हूँ और जब लोगों को ये बड़े पैमाने पे होते हैं तब बहुत सारा उनको मदद मिल सकती है। मुझे याद है
मैं गुजरात में गया था, जब गुजरात के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग लेके पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेके मीटिंग लिया और गुजरात के सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मीटिंग लेके उधर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अच्छी तरह से कैसी हो सके उसके लिए काम किया। बाद में मैं मुंबई गया था, तो मुंबई में सिर्फ उसी वक्त 10,000 लोगों को उसका बेनिफिट मिला था। हमारा DFS का टारगेट बहुत ही बड़ा था, लेकिन हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय देवेंद्र जी को मैं जब मिला तब उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और उनमें बैंक और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और खुद फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग लेके हमने 1.5 लाख लोगों को 1.5 महीने में जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ कैसा मिला, इसलिए हम कोशिश किया और उसमें हम सक्सेस हो गए। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के हाथों से उन्होंने बटन दबा के सबको पैसा का मिल गया। ऐसे हर क्षेत्र में काम करते हुए हम दिन रात काम कर रहे और इसी में से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, पर्टिकुलरली जहाँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो, रूरल और ग्रामीण क्षेत्र हो, हिली एरियाज़ हो, उसी में भी जाके हम बैंकों का पेनिट्रेशन कैसा हो। परसों मैं सिक्किम गया था। सिक्किम जाने के बाद नाथुला बॉर्डर पे जो बॉर्डर पे बैंक ब्रांच, वो ब्रांच जाके देखा और बॉर्डर पे बैंक ब्रांच उसमें काम कैसा है उसी का भी अवलोकन किया। तो अल्टीमेटली लोगों को बिजनेस बढ़ाने के लिए या बिजनेस करने के लिए या खुद का काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और बैंक के माध्यम से कैसा मदद मिले इसके लिए मैं कंसिडर करता हूँ। Sir, all the very best for all your future endeavors and fantastic talking to you. Thank you so much for talking to Sunset Television and sharing your parliamentary experience, your political aspirations as well. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you for that. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side.